सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो CGL 2024 में आए तो हैं बट हमसे छूट गए हैं। 9 से लेकर 13 सितंबर तक जो CGL की 15 शिफ्ट हुई हैं, इनमें जो क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं, जो हमने नहीं किए, उनको डिस्कस करेंगे। भारत के पहले नोबेल लॉरिएट कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको सन 1913 में लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला था। ये पहले एशियन थे, फर्स्ट एशियन थे जिसको नोबेल अवार्ड मिला था। 1913 में मिला था इनको। और आपको बता दूं, नोबेल अवार्ड यानी कि नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन जिसको फिजियोलॉजी बोल देते हैं, इकोनॉमिक्स और पीस। और अभी तक 992 लोगों को नोबेल अवार्ड मिल चुका है, जिसमें से 12 भारतीय हैं। 12 भारतीय कौन से हैं? सबसे पहले मिला था टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। दूसरे व्यक्ति बने थे भारत के CV रमन, जिनको नोबेल अवार्ड मिला था 1930 में। तीसरे थे हरगोविंद सिंह खुराना, इनको मिला था 1968 में। चौथी भारतीय बनी थी मदर टेरेसा, इनको मिला था 1979 में। इसके बाद मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। सातवें व्यक्ति बने थे वेंकटरमन रामाकृष्णन, इनको मिला था 2009 में। और आठवें व्यक्ति बने थे कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला था 2014 में। और 9वें बने थे अभिजीत बनर्जी, इनको मिला था 2019 में। ये 9 व्यक्ति वो हैं जिनका मूल रूप से संबंध भारत से है। इसके अलावा 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध भारत से है, भारतीय नहीं है बट इनका संबंध भारत से है। जैसे कि 14वें दलाई लामा, जिनका नाम तेंजिन ग्याट्सो है, ये अभी भारत में ही रहते हैं। इसके अलावा रुडियार्ड किपलिंग, इनका जन्म भारत में हुआ था। इसके अलावा रोनाल्ड रोस, इनको फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने मलेरिया के ऊपर काम किया था। तो ये टोटल 12 भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिला। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, इनको ना 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। इनको मिला नहीं है बट इनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था, ये भी याद रखना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नोबेल अवार्ड 6 कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, इसके अलावा लिटरेचर और पीस। ये जो 6 कैटेगरी में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, इनको अलग अलग अकेडमी देती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में देती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी। इसके अलावा मेडिसिन या फिजियोलॉजी में देती है कैरोलिंस्का अकेडमी, ये स्वीडन की है। और लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए देती है स्वीडिश अकेडमी। और पीस यानी कि शांति के लिए नोबेल पीस अवार्ड देती है नॉर्वे की कमेटी, जिसका नाम है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। और अभी तक 2 भारतीयों को नोबेल पीस अवार्ड मिल चुका है। पहली थी मदर टेरेसा, साल कौन सा था? 1979। दूसरे बने हैं कैलाश सत्यार्थी 2014 में। और जब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस अवार्ड मिला था, उसी टाइम पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पीस प्राइज मिला था। उस टाइम मलाला यूसुफजई की उम्र थी मात्र 17 साल। ये सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट हैं, मलाला यूसुफजई। तो भारत के पहले नोबेल लॉरिएट थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको जो नोबेल अवार्ड मिला है, किस रचना के लिए मिला है? गीतांजलि के लिए, ये भी याद रखना, गीतांजलि के लिए। भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है इम्फाल में। इम्फाल राजधानी है मणिपुर की। अगर बात खेलों की हो रही है तो हमें याद रखना है साई को। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था? 1984 में। हमारे खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। और इस बार के CGL में टोक्यो ओलंपिक पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें भारत का स्थान रहा था 48वां। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? 7, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। बात करें अगर टोक्यो पैरालंपिक की, तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे।
5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे, 6 ब्रोंज थे। और टोक्यो ओलंपिक में हमारे फ्लैग बीयरर कौन थे? ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है कब बना था? 1927 में। अभी प्रेसिडेंट कौन है? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। और बात करें अगर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की, तो ये बनी तो 1992 में थी, रजिस्टर हुई थी 1994 में। अभी प्रेसिडेंट कौन है? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में। कहां पर? ग्वालियर में। भारतीय हॉकी महासंघ, इसको डिसॉल्व कब किया गया था? 2014 में। इसको रिप्लेस किसने किया? हॉकी इंडिया ने। हॉकी इंडिया 2009 में बनी थी, एफिलिएशन मिली थी 2011 में। प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्के। और जो हमारी मेंस हॉकी टीम है उसके कोच कौन है? क्रेग फुलटन। इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और जो वीमन हॉकी टीम है उसके हेड कोच हैं हरिंदर सिंह। ये भी याद रखना। संकेन पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो ये मनाते हैं खामती जनजाति के लोग। खामती जनजाति कहां पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये तो है सांकेन, संकेन नहीं है ये है सांगकेन। इसके अलावा एक और जनजाति है योसेंग। योसेंग जनजाति कहां पर पाई जाती है? मणिपुर में। और सांग एक फोक डांस भी है हरियाणा का, ये भी याद रखना। भारतीय संविधान में गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक की अवधारणा, रिपब्लिक का आइडिया किस कंट्री से लिया गया था? तो ये लिया गया था फ्रांस से। आपको बता दूं, हमने अपने संविधान में क्या क्या चीज़ दूसरे देशों से ली है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्लान, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविज़न। 3 तरह की इमरजेंसी हमारे संविधान में। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये चारों चीज़ हमने ले रखी हैं। कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लाई करते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट, ये तीनों चीज हमने ले रखी हैं अमेरिका से। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया, स्पीकर जो हमारी लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर होता है, ये आइडिया हमने ले रखे हैं यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से। जो हमारा क्वासी फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसके अलावा जो हमारी केंद्र सरकार गवर्नर अपॉइंट करती है, ये दोनों चीज़ ले रखे हमने कनाडा से। इसके अलावा डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्व ले रखे हमने आयरलैंड से। इसके अलावा जो रिपब्लिक का आइडिया है, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र की जो अवधारणा है, इसके अलावा फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड हमने ले रखे हैं। और रिपब्लिक का आइडिया ले रखा फ्रांस से। इसके अलावा जो हमारी ज्वाइंट सीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, आर्टिकल 108, ये याद रखना। और कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने ले रखी है ऑस्ट्रेलिया से। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 51A में लाई करती हैं। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कब बना था? 15 मार्च 1950 को। और ये डिसॉल्व कब हुआ था? 2014 में। इसकी जगह आ गया है नीति आयोग। नीति आयोग स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2015 को। फंडामेंटल ड्यूटीज और प्लानिंग कमीशन, ये दोनों चीज ले रखी हमने यूएसएसआर से। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेज़न। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। और बात करें अगर साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। पिछले 15 सालों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही? तो ये रही है छत्तीसगढ़ की। और एक क्वेश्चन आया था कि जो टूरिज्म होता है, जो पर्यटन होता है, ये किस तरह की बेरोजगारी होती है? तो ये होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी याद रखना। और भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है?
9.2%। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में किस राज्य में है, तो वो है हरियाणा में। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है खनन गतिविधियां। रेडॉक्स रिएक्शन की परिभाषा क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, जैसे कि A+B, ए अपना इलेक्ट्रॉन B को दे देता है तो A के ऊपर आ जाता है प्लस का साइन, और B इलेक्ट्रॉन लेता है A से तो इसके ऊपर आ जाता है माइनस का साइन। रेडॉक्स रिएक्शन के आपको उदाहरण भी याद रखने हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा आपको याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी उदाहरण है रेडॉक्स रिएक्शन का। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की आपको 4 किताबें नहीं भूलनी है। पहली पुस्तक जो याद रखनी है आपको, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये लिखी थी 1929 में। दूसरी याद रखनी आपको, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये लिखी थी इन्होंने 1934 में। तीसरी पुस्तक जो याद रखनी है, एन ऑटोबायोग्राफी ये लिखी थी 1936 में। चौथी लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो आपसे पूछी गई थी, ये लिखी थी 1946 में। तो आपको ये 4 पुस्तकें नहीं भूलनी हैं। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर 1929 में, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में, एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में। चंद्रगुप्त का विवाह किस वंश के राजा की बेटी के साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त ये गुप्ता डायनेस्टी के तीसरे एम्परर थे। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। पहले एम्परर थे गुप्ता डायनेस्टी के श्रीगुप्त, दूसरे थे घटोत्कच और तीसरे थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमारा देवी, जिनके साथ इन्होंने विवाह किया था। और गुप्ता वंश के आखिरी शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। एक क्वेश्चन आया कि उपग्रह बंदरगाह कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको बताना था कि सैटेलाइट पोर्ट कौन सा है। सैटेलाइट पोर्ट क्या होता है? मान लो एक मैन पोर्ट है, ये कुछ दूरी पर अपनी ब्रांच खोलता है। कोई पोर्ट जब अपनी सहूलियत के लिए अपनी ब्रांच कहीं और खोलता है, उस ब्रांच को बोलते हैं सैटेलाइट पोर्ट। सैटेलाइट पोर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है नावासावा पोर्ट। कहां पर है? नावासावा पोर्ट सैटेलाइट पोर्ट था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। आपको बता दूं, भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं, ये याद रखना 13 मेजर पोर्ट हैं। ये भारत का नक्शा है। 6 है वेस्ट कोस्ट पे, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है इस पे 6 पोर्ट हैं हमारे मेजर पोर्ट। 6 है ईस्ट कोस्ट पे, 1 है अंडमान निकोबार में। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। और हमारे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के सीएम भी रह चुके हैं। अभी कौन है सीएम वहां पर? हेमंता बिस्वा शर्मा। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात घटते क्रम में बताना था आपको। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, देखो जो हमारा सेक्स रेशो है इसको हम 3 कैटेगरी में देखेंगे। एक यूटी में सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, दूसरा स्टेट में, और तीसरा देखेंगे ओवरऑल। बात करें अगर यूटीज़ की, तो यूटीज़ में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है पुदुचेरी का 1038, और सबसे कम किसका है? दमन और दीव का 618। और बात करें अगर स्टेटों की यानी कि राज्यों की, तो राज्यों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल का 1058, और सबसे कम किसका है? हरियाणा का। कितना? 877।
अभी पूरे भारत का बताओ, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो यहीं से पता चल जाएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल का। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल का, और सबसे कम कहां पर है? दमन और दीव में। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है यूटीज में पुदुचेरी का, और सबसे कम किसका है? सबसे कम है दमन और दीव का। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं या होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 जज होते हैं, जिसमें से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? उसकी मैक्सिमम उम्र हो सकती है 65 साल। और भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे HJ कानिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एक और आर्टिकल पूछ सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो वो है 124(4). विद्युत धारा यानी कि करंट की SI यूनिट क्या होती है? तो वो होती है एम्पियर। विद्युत धारा यानी कि करंट हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। हमारी फिजिक्स में कितनी तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं? 7 तरह की। इनकी SI यूनिट आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मास, दूसरी होती है लेंथ, तीसरी होती है टेम्परेचर, चौथी होती है टाइम, पांचवी होती है करंट, छठी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं होती है लुमिनियस इंटेंसिटी। मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको हम kg से डिनोट करते हैं। लेंथ की होती है मीटर, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की होती है केल्विन, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। टाइम की होती है सेकंड, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। करंट की होती है एम्पियर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करते हैं मोल में, और इसकी SI यूनिट होती है MOL। लुमिनियस इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है कंडेला, और CD से इसको डिनोट करते हैं। तो ये सब SI यूनिट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि शमन यंत्रों में प्रयोग होने वाला लवण कौन सा है? तो वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। एक क्वेश्चन आया कि किन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होती है? तो वो होती है टॉर्क और एनर्जी की। एक क्वेश्चन आया कि खुर्दा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा में। 1817 से लेकर 1825 तक चला था। ये स्टार्ट हुआ था 1817 में, इसका अंत हुआ था 1825 में। और 1817 से 100 साल बाद 1917 में हुआ था चंपारण विद्रोह। ये भी आया था एग्जाम में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि 1927 में जो बिहार में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था स्वामी सहजानंद ने। और स्वामी सहजानंद ने ही 1936 में स्थापना की थी ऑल इंडिया किसान सभा की। ये भी याद रखना। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध मुक्केबाजी से। ये 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। इनका संबंध है कहाँ से वैसे? निजामाबाद से। निजामाबाद आंध्र प्रदेश से। और बात करें अगर IBA की इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, कब बना था? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोजेन में। लोजेन एक शहर है स्विट्जरलैंड में। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक कहाँ पर है? तिब्बत में। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो। भारत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। 2023 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पर? इंग्लैंड में। उसको किसने जीता था? तो उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? भारत को। गुप्त वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी मौखरी वंश की। मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? हरिवर्मन।
हरिवर्मन। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? तो ये एक सार्वजनिक उद्योग है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। भेल कंपनी बनी थी 1956 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन इंपॉर्टेंट है के.एस. मूर्ति। चेयरमैन है इसके के.एस. मूर्ति। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ उनका मिलान करना था, जो वहाँ पर आधिकारिक भाषाएं हैं। जैसे कि अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है उर्दू, बांग्लादेश की है बंगाली, नेपाल की है नेपाली, इसके अलावा भूटान की क्या है डजोंगखा। और जो चीन है, चीन की है मैंड्रीन। चीन की आधिकारिक भाषा है मैंड्रीन। श्रीलंका की बात करें तो सिन्हाला और तमिल। और इसके अलावा बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है पश्तो और दरी। म्यांमार की है बर्मीज। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने जितने भी सीजीएल के बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे, वैसे तो हम साथ के साथ कर रहे हैं, बट फिर भी जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक हैं मेरे साथ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।